नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने देश के बजट पर की प्रेस वार्ता। विधायक बघेल भी रही मौजूद। पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई का जागरूकता अभियान जारी। सेंट फ्रांसिस स्कूल में बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति करवाया जागरूक। पटेल मैदान ठेके पर दिया जाना रख रखाव के लिए मेयर बहाड़ा ने बताया जरूरी। सब्जी के बढ़ते दामों ने आमजन का जीना किया दुश्वार। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दाम नियंत्रण की कही बात। पुष्कर सरोवर में मछलियों के मरने पर प्रशासन हुआ जागरूक। सरोवर के पानी को साफ करने के लिए लगाई गई मशीन। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक अनिता बघेल सहित शहर भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री व विधायक अनिता बघेल ने विधानसभा में शांति धारीवाल के अपशब्द बोलने पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि जिसके जैसे संस्कार वह वैसी बात करेगा। वहीं बघेल ने कहा कांग्रेस की यह संस्कृति है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में ऐसा काम किया है जो कि कांग्रेस ने 55 से 60 साल तक भी नहीं कर पाई। कांग्रेस सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। कांग्रेस ने गरीबों का नारा दिया लेकिन गरीबी हटाई नहीं। कभी कांग्रेस ने किसकी सुध नहीं ली। यह सिर्फ यही चाहती है कि गरीब गरीब रहे, अनपढ़ अनपढ़ रहे
रहे और उनके चंगुल में फंसे रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गरीब, किसान और मिडिल क्लास का भला हो और सभी का भला हो। हर गांव में किसानों के लिए गोदाम बनाए गए थे, लेकिन ये जो गोदाम है ये आज भी खाली पड़े हैं। कांग्रेस सरकार इनको भूल गई थी, तो उनके विकास को लेकर कोई योजना है? देखिए, ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि मैं कह रहा हूँ मोदी जी चाह रहे हैं। आपको पता, पहले राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पूछते हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि सीधे कोई बिचौलिया नहीं हो, 1 रुपया भेजे सीधा 1 रुपया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, ताकि बीच में कोई लीकेज नहीं हो। तो इसका ये प्रावधान किया गया। आपको पता होना चाहिए 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान। मैं इसको सबको पढ़ना चाह रहा था, पर मैं देखा लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये सारी बता दूंगा। 1 करोड़, आप कह रहे हो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 1 करोड़ परिवारों में 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। ये इसमें प्रावधान किया गया। इस बजट में ये समावेशी बजट है। सभी वर्ग, समाज, सभी गरीब, मजदूर, किसान, उद्यमी, कर्मचारी, सभी को साथ लेकर सभी को आगे बढ़ाने का ये इस बजट में समावेशी बजट है। ये बजट ये 2047 रोड मैप बनाकर लक्ष्य लेकर ये बजट को पेश किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि इससे पूरे देश में और हमारे प्रदेश में, हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ये विकास की दृष्टि से ये बजट मैं कहूँ की है विकास के रूप में। ये बजट मैं कहूँ मील का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग को इसमें साथ लेके, विशेष तौर से इसमें महिलाओं के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए इस बजट में इस बजट के अंदर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है 3,00,000 करोड़ रुपए का। 3,00,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान रखा गया और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। गरीब सबके लिए, विशेष तौर से मोदी जी का जो 10 साल का जो लक्ष्य है, आप उठा के देख लीजिए। 10 साल के उनके जो जन कल्याणकारी कार्य हैं वो गरीब को गणेश पात्र किए गए। चाहे मैंने पहले कहा था, चाहे अपने शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जन धन खाते में 0 बैलेंस पे खाते खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो। आप देखिए कौन से इसमें गरीब को गणेश मानकर काम किया। और ये बजट गरीब, किसान, महिला और युवा को समर्पित बजट है। तो इसमें सब आगे, और टैक्स में भी मैं आपको कह रहा हूँ 17,500 रुपये का जो भी टैक्स पेयर है उसमें उसको फायदा है। और 10 लाख तक की आय वाले आपको पता है, पहले स्लिप बढ़ा दी 7 लाख कर दी। आपको पता है पहले 5 लाख थी, अब 3 से 7 लाख तक 5% है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% है। 10 लाख से 12 लाख तक 15% है। 12 से 15 लाख तक 20%। प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत सभी स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम व साइबर ठगी के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु स्कूल्स में जाकर सावधानियां बरतने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा सभी अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सेंट फ्रांसिस स्कूल में सभी छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम व साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही किसी के भी झांसे में न फंसने हेतु प्रेरित किया गया। In St. Francis School, our Ajmer's SPI, Mr. Devendra Kumar Vishnoi came and motivated the students and made them to realize what all the cyber crimes are taking place in today's scenario, and children how they are fast falling into that. And with a simple life-giving examples, he had made aware to the students how we ourselves have to manage ourselves and how we have to save ourselves from these kinds of cyber crime, and the security measures he has made aware to the students. मेरी जो है एक मुहिम चला रखी है टू अवेयर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रिगार्डिंग misuse of social media and cyber crimes and motivational कि आपको अपना कैरियर कैसे फोकस करना है, उसमें क्या क्या
ध्यान रखना है और उसमें सोशल मीडिया कैसे, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो कैसे वो नुकसान कर सकता है। तो उसकी कड़ी में आज सेंट फ्रांसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं आज आया हूँ। यहाँ आर्ट्सवीं क्लास से लेके और 12वीं तक के बच्चे, पूरा फैकल्टी, प्रिंसिपल मैम सब यहाँ उपस्थित रहे हैं और अच्छा एक लंबा सेशन चला है बच्चों के साथ। बच्चों ने अपने जो क्वेरीज थी वो भी पूछी हैं और क्या उन्होंने महसूस किया वो फीडबैक उन्होंने दिया है। तो अच्छा एक सेशन बच्चों के साथ रहा। अजमेर के पटेल मैदान पर लगातार विवाद की स्थिति के बाद आज नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी पटेल मैदान में कुछ खामियां रहने के चलते अजमेर स्मार्ट सिटी अभी उसको पूरा करने में 10 दिन का समय और लगाने वाली है। ब्रजलता हाड़ा का कहना है कि पटेल मैदान पर किए गए करोड़ों रुपए का खर्च और इतना सुंदर ग्राउंड का मेंटेनेंस करने के लिए ग्राउंड को ठेके पर दिया जाना आवश्यक है। अगर ठेका प्रणाली के तहत पटेल मैदान को नहीं दिया जाएगा तो ग्राउंड का मेंटेनेंस कौन करेगा। मेयर के इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि नगर निगम की माली हालत फिलहाल इतनी मजबूत नहीं है कि वह पटेल मैदान के मेंटेनेंस का खर्चा उठा सके। शायद यही वजह है कि पैसा कमाने के उद्देश्य से नगर निगम अब खिलाड़ियों की मांग को दरकिनार करके पटेल मैदान को ठेके पर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस बात की पुष्टि नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा खुद कर रही है। मेयर एक तरफ तो मैदान को ठेके पर देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि अच्छे खिलाड़ियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। आपको बता दें कि कल लगातार 10 वर्षों तक निगम महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ने वर्तमान महापौर को एक पत्र लिखकर नगर निगम अधिनियम का हवाला देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निगम को उसके स्वामित्व का पटेल मैदान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना चाहिए या न्यूनतम 100 रुपए प्रत्येक खिलाड़ी से लेकर उन्हें मैदान उपयोग में लेने की अनुमति देनी चाहिए। थोड़ा काम बाकी है, 8 दिन में स्मार्ट सिटी पूरा काम निपटा देगी जो भी बचा है। उसके बाद इसको ठेके पे यूँ दिया जाए कि मेंटेनेंस का सारा चक्कर है, मेंटेनेंस कौन करेगा खिलाड़ियों को दे दिए खेलने के लिए। तो इसलिए हम इसको ठेके पे दे रहे हैं और जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं उनको यहाँ मुफ्त में खेलने को दिया जाएगा, उनसे कोई चार्जेस नहीं देगा। लेकिन मैडम पहली बार ऐसा हुआ है जब खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस तक बुलवाई गई है। पुलिस बुलवाने का वहाँ क्या औचित्य था? पुलिस वाले तो वो दूसरे लोग खिलाड़ियाँ, पुलिस वाले जो थानाधिकारी थे उन्होंने कहा हमें अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर नहीं खेलेगा जब तक इसको हम टेंडर प्रक्रिया के तहत नहीं निपटा देते। तो मैडम आपने चलिए आप कह रहे हैं काम बचा हुआ था तो आपने 7 क्यों करा सब्जी के बढ़ते भाव से आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। घर में 2 समय खाना बनाने के लिए भी महिलाओं को सोचना पड़ता है। जहां टमाटर एक और 100 रुपए से 120 रुपए किलो के भाव में बिक रहे हैं तो वहीं बढ़ते आलू के भावों से आमजन 2 समय खाना खाने के लिए परेशान हो गया है। आमजन का कहना है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मजदूर व दिहाड़ी करने वाले लोग क्या खाएंगे। हरी सब्जी भी आमजन की रसोई से दूर होती जा रही है। वे बच्चों को प्रोटीन की कमी के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी जीवन का एक सुबह और शाम सब्जी बगैर कोई भी घर अछूता नहीं है, लेकिन वर्तमान के दौर में सब्जियों ने जो जायका बिगाड़ा है और जो महंगाई है सब्जियों की, ये आलू जैसी चीज़ जो हर चीज़ में काम आती है। आलू जब 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, प्याज की स्थिति ये हो गई कि 50 रुपये किलो प्याज है और लहसुन की स्थिति ये हो गई कि 200 रुपये किलो लहसुन है। अब एक मध्यम वर्गीय और निचले वर्ग का व्यक्ति कैसे घर चलाए, ये सोचने का विषय है। जहाँ हम टमाटर 1 किलो ले जाते थे 40 रुपये 30 रुपये किलो अगर टमाटर देते थे 1 से 2 किलो ले जाते थे। आज टमाटर की स्थिति यह है कि 80 और 100 रुपये किलो है, तो अब आधा किलो पाव भर लोग टमाटर लेके जा रहे हैं। तो इस महंगाई से हर रसोई का बजट बिगड़ा है और हर आदमी इससे त्रस्त है। इतनी महंगी सब्जी है, टमाटर देखो तो 50 रुपये पाव जी है और क्या खाएगा किलो के पाव और आलू देखो तो 50 रुपया किलो आलू है, महंगी बताइए क्या। और प्याज देखो 200 रुपया, खाए तो क्या खाए। 50 रुपये किलो हो रहा है, गरीब आदमी कैसे कमावे कैसे खावे, ठीक है। और हरी सब्जी सारी महंगी है और प्याज भी महंगी हो रही है। अब गरीब आदमी 500 रुपये कमाने वाला कैसे खर्चा चलावे। तकलीफ पड़ती है खरीदने में, क्यों जहाँ 1 किलो खरीद के ले जाते थे वो पावर खरीद रहा है। महंगाई बहुत है। जो बारिश का सिस्टम है कि जुलाई माह में 20 जुलाई से लगातार बरसात हो रही है। अभी अजमेर शहर की पता नहीं क्या स्थिति है कि प्रतिदिन बादल हो रहे हैं लेकिन बरसात नहीं हो रही है। और इसके अभाव में जो
सब्जियां हैं वो निरंतर महंगी होती जा रही हैं और सब्जियां उपलब्ध भी नहीं है। जिस क्वालिटी की सब्जी इस बरसात के सीज़न में आती थी वो अभी आ नहीं पा रही है। बाहर चारों तरफ बहुत अत्यधिक बारिश हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, आपके एमपी में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहाँ से सब्जियां बहुतायत में आती हैं। आज आलू का भाव 40 रुपये हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज वाले जो बड़े जमा करता हैं उन्होंने इन सब्जियों के भाव में महंगाई कर दी है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, जो कभी 20-25 रुपये पाव होता था, आलू का भाव 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो होता था, आज 40 रुपये किलो में आलू यहाँ उपलब्ध है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जो स्टॉक करते हैं, वो आलू की कीमतों में गिरावट करें और इनका मूल्य नियंत्रण करें। और अगर ये फिर भी अगर स्टॉकिस्ट नहीं मानते हैं तो सरकार रासायनिक प्रणाली के माध्यम से आलू का, प्याज का और जो ज़रूरत का सामान है, पहले भी सरकार ने कम रेट पे बेचा था, उसको कम रेट पे बेचे जिससे आम जनता को राहत हो सके। वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय गर्ग द्वारा सब्जी के बढ़े हुए दामों पर चर्चा की गई। इस दौरान उनका कहना रहा कि मौसम परिवर्तन की वजह से सब्जी के दामों में उतार चढ़ाव आता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में महंगाई कंट्रोल में है। बाइट भागीरथ चौधरी। सब्जियों के भाव सातवें आसमान में है। हाँ। ये देखो, सब्जी ऐसी चीज है तो कभी मौसम के हिसाब से अनुकूलता प्रतिकूलता में इसका पैदावारी में अप डाउन होता है, इसलिए भाव कभी कम और कभी ज्यादा होता है। आपको पता है कभी कभी टमाटर किसानों को टमाटर फेंकना पड़ता है, कभी कभी ये भी होती है, ऐसी प्याज की स्थिति बनती है। मैं आपको बता दूं अभी ये सब कंट्रोल में होने वाले हैं और ये चाहे सब्जी के भाव, चाहे दलहन तिलहन, सबके कंट्रोल में है। पहले कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तब बेलगाम था, मैं कहूँ महंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व और वजनलाल जी के नेतृत्व में महंगाई पर कंट्रोल है और कंट्रोल होगा। पुष्कर सरोवर में ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रही मछलियों का जीवन बचाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने शुक्रवार को 2 अलग-अलग घाटों पर सरोवर में फाउंटेन लगाए। कार्यवाहक ईओ रामनिवास मीणा ने बताया कि शुक्रवार की शाम गणगौर घाट एवं सप्तऋषि घाट के निकट 2 अलग-अलग एरिएशन सेट लगाए गए हैं। एरिएशन सेट का उद्घाटन पार्षद मुकेश कुमावत एवं महेंद्र सिंह खंगारोत ने किया। इसी के साथ एरिएशन सेट का काम शुरू हो गया है। पालिका के सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि इससे सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों को जीवन दान मिलेगा। सर, पिछले कई दिनों से लगातार पुष्कर सरोवर में मछलियाँ मर रही थी, जिसके चलते हुए नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के और माननीय महोदय एसडीएम साहब के निर्देशन में, माननीय महोदय चेयरमैन साहब निर्देशन में नगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से हमने 4 एयरेशन पंप सेट लगाए हैं, जिनके माध्यम से जल शुद्धिकरण होगा और मछलियों के प्राण बचने में सहायक होंगे। इसके अलावा नगरपालिका प्रशासन की तरफ से समस्त पूर्ण घाटों पे साफ़ सफाई के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। टीमें एक्स्ट्रा लगाई गई हैं और जो पूर्व में मरी हुई मछलियां जो घाटों पे आती हैं उनको उठाने के लिए अलग से टीमें लगाई जा रही हैं। पहले चूना डलवाया गया था, अब लगातार समस्त जितने भी सुझाव हमें मिलते हैं उनके सुझावों के अनुसार ही मछलियों को बचाने के लिए प्रयास निरंतर कार्यरत हैं। सर, जो पुष्कर सरोवर में काफ़ी दिनों से जो मछलियों मरने की जो शिकायत थी, अचानक से जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उसके कारण कई मछलियाँ इमीडिएटली मर गई थी। उनके बचाव के लिए सारे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी हमें सुझाव मिल रहे हैं नगर पालिका में चेयरमैन साहब को या हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनको, वो सभी मिलकर उनके अथक प्रयास से जो भी जैसे चूना डलवाना हो और अभी जैसे 4 फुहारे सभी सरोवर में लगाए गए हैं, इसी प्रकार और आगे भी जैसे जैसे सुझाव आते जाएंगे, हम सभी लोग मिलकर जो मछलियाँ मर रही हैं उनके जो भी समस्या के निदान में जो हमारे से आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे वह हम सब कार्य करेंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
यही सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर स्थित कमला बावड़ी से घटना सामने आई, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक व्यक्ति को हॉर्न बजाने के लिए बुरी तरह पीटा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित ऋतिक जाटव अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी कुछ व्यक्ति बीच रोड में खड़े थे और उसने जब हॉर्न बजाया तो उसके साथ उन व्यक्तियों द्वारा जबरदस्त मारपीट की गई। जब ऋतिक के परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात है, घटना है कमलाबाड़ी क्षेत्र की। वहाँ 8-10 लौंडे ये खड़े रहते चौराहे पे। वहाँ खड्डे खोपचे भी हैं, गाड़ियाँ आने में परेशानी होती है। अब क्या हुआ कि उस टाइम ये लड़का डेयरी पे काम करता है, गड्ढे पे काम करता है, डेयरी पे दूध देके वापस आ रहा था। क्या लेके जा रहा था तो क्या हुआ कि हॉर्न बजाया तो लड़के नहीं हटे। अब लड़का है, गाड़ी लेके जा रहा है, रोड बीच मेन चौराहे पे खड़े हो तो हॉर्न देगा नहीं, तो बात वो गाड़ी तो चलाएगा ना। वाले तो उसने चाटा मार दिया इसके। अब जवान उड़ने क्या इतने कुछ बोल दिया, मगर सब उसको टूट पड़े। देखो ऐसा हमारा ऐसा उसके सर फूट गया, पैर में मांस फट गया, थोड़ा भी घायल, तो चक्कर आ रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। इस बार में ये भाई ये दोस्त है जो भी है, ये पता नहीं आया। तो जब मैं दूर था ना, मैं इसको देख के मैं आया, तो उसको मैं साले को जानता नहीं था। क्षेत्र के सारे बोल रहे हैं, नाम जानता है, सब जानते हैं, साले के लगी इसे साले के, उसके भाई को मैं मार रहे थे। जैसे मैं गया ना, ऐसे सारे भाग गए। मेरा साला है जो अभी क्या घूमने आया यहाँ पर। हाँ, तो वो का दूध भेजा उसके लिए मेरे घर, दूध लेने आया था वो। तो जैसे कि गाड़ी लेके आया था मेरी एक्टिवा, तो चौराहे से निकला ना, तो उसने क्या हॉर्न मारा। 15-20 जने खड़े हुए थे सामने, खड़े हुए थे 15-20 जने। हॉर्न मारते ही उन्होंने 3-4 जनों ने मिलकर झापड़ मार दिया उसमें, ऋतिक जाटव। ठीक है, खाली कुत्ता कर रहे थे जब तो मैं था नहीं उस जगह। ठीक है, तो मुझे किसी ने बताया, बोले ना तुम्हारे साले को मार रहे उधर। ठीक है, तो बीच बचाव करने में भी गया तो क्या मेरे भी मारी, और यहाँ निशान सब जगह हो रहे। 15-16 जने थे हमसे। हाँ, हम दोनों के साथ करी। ठीक है, दोनों के साथ करी माता। ये ना सम्मान पैलेस होटल है, उसके जस्ट सामने ओशिया फाउंडेशन के बच्चों द्वारा पुष्कर घाटी में सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत फाउंडेशन के 30 नन्हे बच्चों ने मिलकर साफ सफाई की और समाज को एक संदेश दिया कि अपने आसपास और शहर में सफाई बनाकर रखें। इसके बाद 40 फलदार और छायादार पौधे सभी बच्चों द्वारा लगाए गए। नमस्कार, हमारा उद्देश्य अजमेर को साफ और व्यवस्थित रखने की एक पहल है, और इस पहल के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुष्कर में जो ये मार्ग बना हुआ है पैदल यात्रा के लिए, यहाँ पर कचरा, गंदगी, प्लास्टिक, टूटी बोतलें हैं, वहाँ उनको साफ करना। हमारे साथ में यहाँ से ओशिया फाउंडेशन के 30 ऑर्फनेज के 30 बच्चे हैं, और ये 30 बच्चे हमारे साथ में मिलकर इस जगह को हमने साफ किया है, और फिर यहाँ पर 40 फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। ये पुष्कर है, पुष्कर की घाटी है, जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है। तो ये पैदल लोगों के लिए ये रास्ता बनाया गया है। आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि बिना सोचे समझे ये कचरा प्लीज ना फेंकें। जिस जगह को आप खुद साफ नहीं कर सकते, उस जगह पर कोई भी किसी भी तरह की गंदगी आप ना करें। बोतलें फोड़कर या प्लास्टिक की गंदगी यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। प्रशासन कभी भी ये सफाई करने के लिए नहीं पहुँच सकता है। तो लोगों से यही अपील है मेरी कि आप कोशिश करें कि खुद जिम्मेदारी लें और इस जगह को साफ रखने की कोशिश करें। अजमेर से आज एक घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, जहां क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित उसरी गेट निवासी ललिता नामक महिला के साथ उसके पति आकाश द्वारा जबरदस्ती कीटनाशक देकर उसको जान से मारने की कोशिश की गई। ललिता ने जानकारी देकर बताया कि उसकी शादी को 13 साल पूरे हो चुके हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका पति आए दिन उसके साथ व उसके बच्चों के साथ मारपीट करता है। उसने जबरदस्ती उसे सेल्फोस नामक कीटनाशक खिला दिया, जिसके कारण उसकी हालत नाजुक हो गई है। जैसे ही ललिता के सास ससुर को इसका पता चला तो उन्होंने ललिता को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई और उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसी मुसीबत में फंसने पर मदद की गुहार लगाने के लिए महिलाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो है
1090 और एक है 1091। अगर वह किसी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं तो वह अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके दर्ज करवा सकती हैं। वही चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए आप 1098 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी राजनीति से कमाई थोड़ी खाता हूँ, बोला तुम कमा के खाओ ना, इसको क्यों भेजती पैसे दवाई खा ली, गला पकड़ कर खिला दी, तो मुझे ससुराल में फोन करी कि मेरे को दवाई खिला दी। उसके सास ससुर को फिर मैं फोन करी, वही नीचे जाओ आप दवाई खिला के बताओ। अच्छा, सासू आई बेटी और रात से बात नहीं सीरियस ही बोल रही है। मेरा पति मारपीट करता है मेरे साथ में, शराब पीता है और मारता है मेरे को। वजह कुछ भी नहीं होती, बच्चे को मारता है, बच्चे को छुड़ाती हूँ तो मेरे को मारने लग जाता है। पैसे काम पर नहीं जाता है, कमाता नहीं, बिल्कुल भी कमाता ही नहीं। कर्जे औरत का फुल कर्जे वाले का फोन आता तो मेरे को मारता है। मैंने सेल फोन खा ली थी, सेल फोन खा ली थी मैंने, खिलाई थी मेरे को। किसने खिलाई? मेरे पति ने गला बीचा था, फिर उन्होंने मुंह में डाल दी थी मेरे। मसूदा उपखंड के ग्राम कानाखेड़ा में सरपंच सुरेंद्र सिंह पर तानाशाही व ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं ग्रामीण शिकायत को लेकर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के आवास पर पहुंचे हैं, जहां विधायक को ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई है। वहीं विधायक ने सरपंच से बात कर समझाइश करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह को ज्ञापन सौंप कर सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में बताया कि सरपंच सुरेंद्र सिंह द्वारा पंचायत संबंधी कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच आए दिन गाली गलौज करके मारपीट करता रहता है, जिसको लेकर एसडीएम के समक्ष कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई गई है। साहब, हम समस्त ग्रामवासी कानाखेड़ा श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी सरपंच साहब कानाखेड़ा साहब आए दिन परेशान करता है सभी ग्रामवासियों को और आए दिन मारपीट करता है साहब। अभी 4-5 दिन पहले भी साथ मेरे साथ भी हुई थी और 2-3 महीने पहले इनसे भी हुई थी साहब। पूनम कटाप के साथ भी मारपीट की और सभी को साहब एक से नहीं, मेरे से नहीं, सभी को परेशान करता है, आए दिन मारपीट करता है और आपको बोलता है मैं खुद एमएलए हूँ ग्राम कानाखेड़ा का और जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी, मेरे को पूछ के करेगी कानूनी कार्रवाई, मेरे से पूछ के करेंगे, है ना। कानूनी कार्रवाई नहीं होगी साहब, पता नहीं आए दिन किसी के साथ क्या कर देता है, किसी के साथ क्या कर देता है। अभी 20 तारीख दिन मेरे साथ भी साथ हुई थी बात, पता नहीं साहब, पता नहीं क्यों थी, पता नहीं। बोला कि तू सरपंच का चुनाव लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, तेरी सुपारी दे दी है मैंने 2500 रुपये में 1500 रुपये सॉरी, और मैं देख लूँगा तेरे को। बात है कि हकीकत में जो बात है हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं भाई कि आप समझाओ, प्रशासन का काम है, हम तो कानूनी कार्रवाई यहाँ से होगी भाई, क्यों करो, उनको पूछो जाओ कि भाई कि ये शासन ये ऐसे गड़बड़ झूठे मुकदमे खुद से नहीं है साहब। थोड़े दिन पहले प्रिंसिपल मार साहब जो इनको फ़ोन किया साहब, एक जेसीबी ले गया थोड़ा झाड़ जो बोर्ड स्कूल के अंदर साफ सफाई के लिए बोला, तो उनको बोला तो ये नहीं आया, तो वहाँ से इनके अनबन चल रही कि तुम मेरे को बिना पूछे तो कैसे लेके आया। प्रिंसिपल ने जेसीबी मंगाई तो वो कौन होता पूछने वाला, और वहाँ से बाद में पेड़ पौधे लगा रहे थे और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे माइनिंग टीम से मिलीभगत करके और झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है और किसी को बोलता है कि जमीन छीन लेंगे और किसी को बोलता है घर डसा देंगे। मेरे साथ कुएं पे लाइट मांगी मैंने, खंबे रोप के, कानूनी कार्रवाई करो। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। गेटवेल हॉस्पिटल के सामने नीले रंग की बलेनो गाड़ी में एक युवक द्वारा दो अन्य युवकों का जोरदार टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नशे की हालत में गुलाबबाड़ी निवासी अंकित नामक युवक द्वारा दो अन्य युवक पूनम चंद व देवेंद्र सिंह को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद दोनों का इलाज जारी है। वही संबंधित थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है व जांच जारी है। इसी के चलते आज दोनों जख्मी युवकों के अन्य दोस्तों द्वारा जिला अधीक्षक महोदय के पास पहुंचकर मेडिकल रिपोर्ट पेश करके मांग की गई है कि आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। वही बता दें कि इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह युवक दो अन्य युवकों को जबरदस्त टक्कर मार के मौके से फरार हो गया है। बड़े भैया का जन्मदिन था, हम लोग सारे दोस्त लोग गेटवेल के पीछे इकट्ठे हुए थे। बर्थडे बना के हम लोग बर्थडे का केक वगैरह काट के और हमारा जो भी प्रोग्राम था वो काम करके उसके बाद में बाहर निकलने के बाद में एक युवक आया। उसके बाद ब्लू कलर की बेलेनो थी, वो सामने डिवाइडर के उस पार खड़ा था। काफ़ी देर तक हम लोगों को देख रहा था। देखने के बाद वो डिवाइडर के ऊपर आया। आने के बाद में सामने हमारे जो दो दोस्त थे उनको बुलाया, जैसे उनको जानता हूँ, लेकिन वो उसकी पहचान के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बात करी काफ़ी देर तक, उन्होंने के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई उसने। फिर हमारे दो दोस्तों को और बुलाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई तू जानता है क्या मेरे को, इस तरीके से बातें करने लगा। मतलब वो अपने आप को वो समझ रहा था बहुत बड़ा सूरमा हो, इस तरीके से बातें कर रहा था वो। तो कुछ देर तक तो उनमें जिदबहस चली थी। उसके बाद में उन्होंने धक्का देके उसे तू भाई तेरे घर जा, दारू पिया हुआ है। तो नहीं गया। नहीं जाने के बाद में हमारे दो दोस्त और गए, उससे धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की देने के बाद में वो चला गया उसके घर पे, घर के लिए ही निकला था वो गाड़ी तेज देने। उसके 15 से 20 मिनट में वो वापस गाड़ी घुमा के आया। ऑन द स्पॉट आके हमारे दो आदमियों को, जो हमारे दो साथ में दोस्त थे, उनको उड़ा के चला गया। और अभी तक उसकी कोई तलाश कर रही है पुलिस, अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। नहीं, हमारी कोई पहचान का नहीं। अंकित बाकर, हाँ, हमारे दो दोस्तों को चोट लगी है, जिसमें से एक तो बिल्कुल मतलब पाँव टूट गया है और एक का पूरा हाथ टूट गया है और एक पूरा अधमरी हालत है। दोनों के क्या नाम है? एक का नाम है पूनम चंद और एक का नाम है अपने देवेंद्र सिंह। मारने वाले का नाम अंकित बाकर है, हमने पता लगाया है, और गुलाबबाड़ी का रहने वाला है। श्री श्याम गौशाला जयपुर और पालरा में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के नेतृत्व में 101 पौधों का पौधारोपण किया गया और गाय को चारा खिलाया गया। वे पंडित राजेंद्र दादीश ने कालीचरण खंडेलवाल और रमेश लालवानी से गौ पूजन संपन्न करवाया। श्याम गौशाला में आज पौधारोपण का कार्यक्रम रहा। इसमें सभी लोग जो भी पधारे, खान साहब, हमारे खान साहब हैं, हमारे उमेश जी गर्ग हैं, रमेश जी लालवानी हैं, इन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इन्होंने आकर के यहाँ पर पौधारोपण किया। ये एक बहुत अच्छी बात है। गौशाला में पौधारोपण होना ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आवश्यक था। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज गौशाला के अंदर पौधे लगाए गए हैं और ये बहुत ही नेक काम किया है सब लोगों ने हमने मिल कर के। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आज हम जिस तरह से बच्चों के लिए हर सुविधा का ध्यान रखते हैं, भाई हर तरह से, अगर वो आज अपने शहर में हो, अपने घर में हो या घर से बाहर पढ़ने भी जाते हैं, तो हम हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आगे के लिए जैसे पानी आजकल अपन ख़रीद के पीने लग गए हैं, वैसे कहीं ऐसा ना हो कि कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर भी गले में लटका के घूमना पड़े। तो ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक अपन पर्यावरण पे ध्यान नहीं देंगे। अगर पर्यावरण का इसी तरह से हनन होता रहा तो एक स्थिति आ जाएगी कि आने वाले समय में जिस तरह से अपन पानी खरीद के पी रहे हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन को भी सिलेंडर लटका के और घूमना पड़ेगा। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि पर्यावरण को बचाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर आए। अजमेर आने के बाद वैशाली नगर स्थित एक निजी होटल में मंत्री जी की खड़ी गाड़ी के नीचे अचानक से एक सांप का बच्चा आने से मंत्री जी की सिक्योरिटी में लगे जवानों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, मंत्री जी की गाड़ी के ड्राइवर ने सांप के बच्चे को किसी तरह का नुकसान न हो उसका पूरा ध्यान रखते हुए गाड़ी को आगे पीछे किया। वही मंत्री जी की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी सुरक्षित सांप के बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद सांप के बच्चे को सुरक्षित होटल की साइड की गैलरी में छोड़ा गया। वही मंत्री जी के ड्राइवर ने सावन के महीने में अचानक आए सांप के बच्चे को देखकर उसे भगवान भोलेनाथ का अवतार बताते हुए सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ के दर्शन होना बताया।
अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आपातकालीन इकाई में एक 8 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के बाद गंभीर अवस्था में भर्ती होने की खबर सामने आई है। बता दें, यह घटना 19 जुलाई की है, परंतु बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जेल अस्पताल रेफर किया गया है, जिसमें बालक के साथ दुष्कृत होना पाया गया है। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लिया जाकर बालक व उसके परिवारजन को आर्थिक सहायता एवं मानसिक मनोबल प्रदान करने की कार्यवाही की गई है। बता दें, प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर किरण रावत को नियुक्त कर प्रकरण में पीड़ित व उसके परिवार से मुलाकात कर एवं पीड़ित परिवार से पीड़ित प्रतिकर हेतु आवेदन प्रपत्र तैयार करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। बता दें, प्रकरण में 19 जुलाई को अन्य युवक द्वारा बालक के साथ दुष्कृत करने वाले आरोपी को पुलिस थाना पादुकोला द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राधिकरण ने परिवार से आवेदन प्राप्त कर संबंधित थाना अधिकारी पादुकोला से प्रकरण की समस्त जानकारी ली एवं तत्पश्चात अवकाश होने पर भी बालक का प्रकरण तैयार करवाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता को प्रेषित करवाया गया है। प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार डाबी ने बताया कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर एवं परिवारजन को हुए मानसिक आघात पर उन्हें तुरंत सहयोग की अपेक्षा होती है। इस हेतु प्राधिकरण अपने प्रयासों हेतु सदैव कार्यरत है। 19 तारीख का मामला है, शाम को 7-7:30 बजे का लमसम छोटे बच्चे के साथ में गलत काम किया। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे यहाँ बड़ी है। बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा कौन सी पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता है, चौथी में पढ़ता है। कौन सी चौथी कक्षा में? चौथी कक्षा। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल। थाना कौन सा लगता है आपको? पादुकोला। कितने लोग थे? वो एक ही बता रहा बच्चा था। क्या नाम है उस बच्चे का? नहीं, जिस बच्चे को पकड़ा है उसको? उसका हंसराज बता रहा। हंसराज कहाँ करने वाला है ये? यहाँ के पास का ही है। क्या रिपोर्ट पर दर्ज करा दी आपने? रिपोर्ट करवा दी। ठीक है, आप मिलने आए हो बच्चे से? गांव के रहने वाले हो? गाँव के। ठीक, न्याय चाहिए मुझे। क्या कोई किसी प्रकार का प्रेशर भी डाल रहे हैं कोई आपसे? नहीं, मेरे अभी तक कोई किसी से कोई मेरी बात नहीं हुई। बच्चा का स्वास्थ्य कैसा है अभी? अभी तो आईसीयू में हूँ। कब भर्ती कराए यहाँ पर? उसको 20 तारीख को। ठीक। अजमेर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और बिजली ट्रिपिंग से इस बार अजमेर का बिजली विभाग भी परेशान हो चुका है। आज बिजली विभाग के सीईओ ने इस विषय पर जानकारी देकर बताया कि इस बार गर्मी के मौसम में जिस तरह से अतिरिक्त भार बिजली विभाग पर पड़ा है, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सीईओ ने जानकारी देकर बताया कि हालांकि हर साल वे मानकर चलते हैं कि 3 से 5% की बिजली बढ़ोतरी विभाग पर अतिरिक्त भार डाल सकती है, जिसकी तैयारी विभाग के द्वारा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन इस बार अप्रत्यक्ष रूप से 30% से ज्यादा का अतिरिक्त भार अजमेर विद्युत वितरण निगम पर पड़ने के चलते शहर की जनता को बार बार अघोषित बिजली कटौती और बिजली ट्रिपिंग से परेशान होना पड़ा है। यही वजह है कि आने वाले 2025 में शहर की जनता को बिजली कटौती से परेशान ना होना पड़े, इसको लेकर अभी से ही 30 करोड़ रुपए की कार्य योजना विभाग के द्वारा तैयार की जा रही है। इस करोड़ों रुपए की कार्य योजना से शहर में कई जगहों पर नए ट्रांसफार्मर लगाकर अत्याधिक जिस भी ट्रांसफार्मर पर भार पड़ रहा है, उस भार को डाइवर्ट करने का काम किया जाएगा। साथ ही जितने भी ट्रांसफार्मर पुराने हो चुके हैं, उनको अपग्रेड करके शहर की जनता को आने वाले 2025 में बिजली कटौती से परेशान ना होना पड़े, इसको लेकर विभाग अभी से पूरी तरह से मुस्तैद है। समर चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इस समर में हमने पाया कि डिमांड जो है पावर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 30% से भी ज़्यादा डिमांड हमारी Q1 में बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। और इस तरह की डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारा जो कैपेक्स चाहिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं उसको, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, नए ट्रांसफार्मर्स भी लगाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो फीडर्स हैं हमारे 11 kV या 33 kV के जो ओवरलोडेड हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा जो काम है ये हमें नेक्स्ट समर से पहले करना होता है, ताकि जो आने वाला समर है वो कम से कम ठीक रहे। और क्योंकि इस प्रकार की जो लोड ग्रोथ जैसी इस साल हुई है, ऐसी अपेक्षित होती नहीं है, क्योंकि सामान्यतः लोड ग्रोथ जो है वो 3 से 5% की लोड ग्रोथ रहती है, लेकिन ये अप्रत्याशित थी। और हम लोग इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल के लिए हम लोग पूरी तरह से जब समर आए तो तैयार रहें और लोगों को अधिक सुचारू बिजली सप्लाई कर सकें। हम लोग
ने इसको इस तरह से प्लान किया है कि जो इस साल का जो सेकेंड हाफ है, H2 जिसको बोलते हैं, जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जो समय है, 6 महीने का, इसमें और जो अगले वर्ष का जो H1 होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और 30 सितंबर 2025 तक का जो समय है, ये 2 हाफ ईयर्स में हम लोग लगभग 30 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों में जो नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग के होंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अजमेर यातायात विभाग और दूसरी तरफ स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली बाल वाहिनियों के बीच विवाद के बाद अब बच्चों के अभिभावकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। अजमेर यातायात विभाग ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद शहर में चल रही अवैध रूप से बाल वाहिनियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि यातायात विभाग के द्वारा परिवहन विभाग के साथ मिलकर रोजाना ऐसी बाल वाहिनियों पर कार्यवाहियां की जा रही हैं जो अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। यह ऐसी बाल वाहिनियां जिसमें नियम विरोध गैस किट लगाकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका चालान बनाया जा रहा है। यही वजह रही कि यातायात विभाग की इसी कार्यवाही से नाराज होकर बाल वाहिनी संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अभी भी उनके प्रति नरम रुख नहीं अपनाया तो सोमवार से वे हड़ताल पर उतर सकते हैं, जिसके चलते बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को स्कूल छोड़ने में परेशानियां पैदा हो सकती है। जो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है पिछले 2 दिनों में, उसके अंतर्गत हम एसपी साहब से ज्ञापन देना है कि हमारे जब सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं और व्यवस्थित रूप से संचालन हो रहा है वैनों का, तो उसके बाद जो चालान किए जा रहे हैं उसके बारे में हम एसपी साहब से मिलना है कि वो हमसे और क्या चाहते हैं और हम और क्या करें जिससे ये व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि इन दिनों बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। जब सुबह एक बार हाथ दे के रोक दिया जाता है तो 15 मिनट ख़राब होते हैं, उसमें बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है और आगे स्कूल के गेट भी बंद हो जाते हैं। तो उस बारे में हम बात करना मांग रहे हैं, जबकि हमारी सारे पेपर कंप्लीट हैं। और इसके अलावा कोई डिमांड है तो वो बताएं क्या डिमांड है, और यदि हम पूरी कर सकते होंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर कितने बच्चों को बिठा कर लेके आते हैं बच्चों पर ये कार्रवाई होती है? 7+1 है वैन, उस हिसाब से 12 बच्चे बैठ रहे हैं, 12-13 बच्चे बैठ रहे हैं गाड़ियों में, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो क्या शुरू से आप इतने बच्चे बैठाते हैं या शुरू में कैपेसिटी के से ज़्यादा जरूर थे, पर उसके बाद जब पूर्व अधिकारियों के साथ हमारे साथ हुई थी, उसके बाद बिल्कुल हम सीटों सीट चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं, नियमानुसार चल रहे हैं। गोठियाना में एक पेड़ मेरे गांव के नाम वृक्षारोपण अभियान का यात्रा संयोजक ब्रजेंद्र शर्मा एवं सरपंच पुखराज कलावर के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। यात्रा संयोजक ब्रजेंद्र शर्मा ने बताया कि डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के सहयोग से तेजा चौक तेजाजी पाल लालरिया बालाजी के सैकड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं। एक पेड़ मेरे गाँव के नाम वृक्षारोपण अभियान में ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि यात्रा के द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों पौधे लगाए जाते हैं जो अस्पताल परिसर और तेजाजी पाल पर पेड़ का रूप ले चुके हैं। जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल ग्राम गोठियाना में जन सहयोग के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए हम आज यहाँ पर तेजाजी की पाल पर इकट्ठे हुए हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पौधे लगाए जा रहे हैं। ट्री गार्ड सहित और बच्चों विद्यालय के बच्चे भी हमारे साथ हैं, विद्यालय का स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सब बच्चे गांव के रहने वाले हैं और कहीं संख्या में यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। और इस वृक्षारोपण अभियान का हमने नाम दिया है एक पेड़ मेरे गांव के नाम। सर, ये आपके द्वारा लगातार कई वर्षों से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण के माध्यम से अब जब मीडिया की टीम ने भी देखा तो कई जगह भरपूर और पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगाए जाए हैं और वो जो छायादार पेड़ बन गए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, एक वृक्ष लगाया जाता है तो वो सैकड़ों वर्षों तक उस गांव के ही नहीं पूरे समाज और पूरे देश के काम आता है। इस उद्देश्य को लेकर लगाया गया है। पिछले कई यात्राओं से हम लगातार पेड़ पौधे लगा रहे हैं और पेड़ पौधे अब खूब बड़े हो गए हैं और उनकी छाया में सभी ग्रामीण बैठते भी हैं और भरपूर मात्रा में छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। सर, आम जन को क्या राय देना चाहेंगे? पेड़ लगा रहे हैं, उनको क्या गाँववासियों से निवेदन करता हूँ कि इस वृक्षारोपण के पावन कार्य में आप सभी तन मन धन से सहयोग दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।